हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो एज फार एज द सिलेबस ऑफ JKPSC लेक्चरशिप इज़ कंसर्न्ड, अभी तक तो वैसे कोई ऑफिशियल सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, बट एज फार एज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश इज़ कंसर्न्ड, ये माना जाता है कि जो अब हमारे सिलेबस का पहला कंपोनेंट है, दैट इज़ ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम 14th सेंचुरी टू TS एलियट, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, राइट। तो उस कंपोनेंट को डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं भी अपनी तरफ से एक एफर्ट कर रहा हूँ कि इस कंपोनेंट को एज सुन एज पॉसिबल कवर किया जाए, दैट टू इन अ क्रोनोलॉजिकल सेंस। तो आई होप आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस, मेरा जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इससे पहले कि मैं आज के मौजू को डील करूँ, आज के टॉपिक से डील करूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, जो आपने सपोर्ट और जो आपने अपनी ब्लेसिंग्स शावर करी हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. So in that sequence, in that chronology, today I am going to deal with one of the most important era of British literature, that is called as Neoclassical era. बहुत ही important एज है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो टाइम पीरियड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1660 to 1785. ऑल राइट, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट रहेगा। हम मोर इम्पॉर्टेंटली न्यू क्लासिकल एज को हम और किन किन टाइटल्स से एसोसिएट करते हैं, आई मीन इसके सब टाइटल्स या ऑल्टरनेट टाइटल्स क्या है। सो न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो क्लासिकल एज। ऑल राइट, इसी एज को हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं, और इसी एज को हम 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। द सेम एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ enlightenment, the age of enlightenment, and the same era, I mean neoclassical era, is also referred as, the age of prose and reason. Very very important. तो ये सारे इसके एक ही टाइम पीरियड के ऑल्टरनेटिव टाइटल्स हैं, न्यू क्लासिकल, सूडो क्लासिकल, ऑगस्टन एज, 18th century English literature, the age of enlightenment. Why it is called enlightenment, the age of enlightenment? I mean यहाँ पे कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी हुई थी जिन्होंने इंसान के सोल को इनलाइटन किया था, थॉट प्रोसेस को इनलाइटन किया था। इसाक न्यूटन वहाँ पे आए थे, लॉक इज मेनली नोन फॉर टैबुलर रसा, राइट, जॉन लॉक, वो भी यहाँ पे आए थे। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। नाउ लेट मी कम टू द बेसिक पॉइंट कि कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है बिगनिंग से। अगर प्रेफेस की बात करें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु रेफर टू न्यू क्लासिकल एज एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। सो इट वाज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को, आई मीन न्यू क्लासिकल एज को, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एज वी ऑल नो कि लिटरेचर के अंदर, आई मीन ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर, एवरी एज वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट इट्स प्रीवियस एज, और एवरी राइटर वॉज हैविंग एन इंटेंट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स हिज प्रीडिसेसर। सो न्यू क्लासिकल एज जो थी, इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट रहेगा, इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट बोथ एलिजाबेथन एरा एंड रेस्टोरेशन एरा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा पूछा जाता है, 1558 to 1603 इसका टाइम पीरियड रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब हाउ दिस एज वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एलिजाबेथन एज एंड रेस्टोरेशन एरा। ऑल राइट, तो रिएक्शन कैसे था एलिजाबेथन एरा और रेस्टोरेशन एरा। आई मीन रेस्टोरेशन एरा की बात तो मैं नहीं करूंगा, बिकॉज देयर वाज अ ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन बोथ। बट एलिजाबेथन एरा के अंदर the works were totally, I mean, thoroughly based on imagination. All right, imaginative works थे। तो जो भी रेस्टोरेशन ईरा या एलिजाबेथन ईरा के अंदर लिटरेरी ट्रेंड्स थे, उनके अगेंस्ट न्यू क्लासिकल्स ने लिखना शुरू किया।
सो न्यू क्लासिकल्स की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट क्या था वहाँ पे, विच लिटरेरी ट्रेंड वॉज डोमिनेंट ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल इरा? देर वॉज डोमिनेंस ऑफ लॉजिक, वेरी इंपॉर्टेंट. देर वॉज डोमिनेंस ऑफ रीजन, there was dominance of wit, there was dominance of intelligence, all right, there was dominance of decorum, all right. And neoclassical age was against sentimentalism, very important, sentimentalism, emotionalism, all right, extravagance, all right, it was against eccentricity, all right. So sentimentalism, emotionalism, फैंसी के अगेंस्ट था ये, फीलिंग्स के अगेंस्ट था ये. और डोमिनेंस किस चीज़ की थी? लॉजिक की थी, रीजन की थी, विट की थी, इंटेलिजेंस की थी और डेक्यूरम की थी. इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ऑल राइट. अब आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि मेजर फीचर्स क्या रहेंगे. तो लॉजिक, रीजन, विट, डेक्यूरम ये तो रहेंगे, बट यू नो न्यू क्लासिकल्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे. न्यू क्लासिकल्स, न्यू मीन्स न्यू होता है या नॉवल होता है. क्लासिकल्स मीन्स क्लासिकल राइटर्स, द राइटर्स वर एसोसिएटेड विद ग्रीक, रोम एंड इटली, राइट. तो 18th सेंचुरी के अंदर राइटर्स ने इस नीड को फेल्ट करा कि वंस अगेन वी शुड गो टू द the rules and regulations laid by or put forth by the classical writers. जो हमारे ग्रीक, रोम और इटली के राइटर्स थे, उनको हमें एक बार फिर से इमिटेट करने की ज़रूरत है, बट इन अ न्यू वे, ऑल राइट. एक नए तरीके से उनको अप्रोच करने की ज़रूरत है. तो हम अगर बात करें तो दे इमिटेटेड, देर वॉज इमिटेशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देर वॉज इमिटेशन ऑफ एंशियंट्स. दे इमिटेटेड नेचर ऑल्सो, उन्होंने नेचर की बात भी करी, उन्होंने एंशियंट्स को भी इमिटेट करा है, ऑल राइट. उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फॉलो द नेचर, देन उसके बाद सारी चीज़ें आएंगी. अब देखें, नेचर को तो एलिजाबेथन्स ने भी फॉलो करा है, नेचर को आगे जाके रोमांटिक्स ने भी फॉलो करा है, ऑल राइट. रोमांटिक एज में राइटर्स ने नेचर को बहुत फॉलो करा है, सिंस नेचर इज the most important salient feature of both Elizabethan era and Romantic era. But there is a subtle difference between the imitation, between the adaptation of nature for neoclassicals and romantics. थोड़ी सी एग्जाम्पल की बात करूंगा नेचर को लेके. फॉर एग्जाम्पल we are going to take instance of a tree, and tree is an object of nature obviously. या फ्लावर की बात करते हैं हम, फ्लावर इज अगेन एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ नेचर. बट अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री जो है वो रोमांटिक्स के लिए कुछ और भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल थियोडोर वॉट्स डंटन या वॉल्टर पीटर क्या कहते हैं कि रोमांटिसिज्म इज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ऑल राइट. तो ये ब्यूटी का ऑब्जेक्ट है, रोमांटिक्स इसको किसी और चीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वर्ड्सवर्थ है, वो फ्लावर को बिलविड के साथ कंपेयर कर सकता है, वो मून को क्वीन के साथ कंपेयर कर सकता है. बट ये ट्री जो है वो न्यू क्लासिकल्स के लिए सिर्फ ट्री ही है. अगर न्यू क्लासिकल्स के लिए 2+2 4 है तो रोमांटिक्स के लिए 2+2 5 भी हो सकता है, ऑल राइट. क्योंकि इनका जो देखें, देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन लॉजिक एंड रीजन एंड इमेजिनेशन एंड फैंसी, ऑल राइट. तो देखें, नेचर को तो न्यू क्लासिकल्स ने भी फॉलो करा है, but there is a difference. They followed nature in a methodized way, very very important. इन्होंने नेचर को एक मेथोडाइज्ड वे में फॉलो किया. ट्री इनके लिए खाली ट्री है, रोमांटिक्स के लिए ट्री कुछ भी हो सकता है. सो आई होप आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहने की कोशिश करी. तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, देयर वाज अ कंट्रास्ट, देयर वाज अ डिबेट, there was a discussion, there was a rivalry in ideas as far as logic and reason and imagination and feelings are concerned, all right. So important writers की अगर हम बात करें कि न्यू क्लासिकल एज के अंदर important writers कौन से हैं, कैसे उनको अप्रोच करना है,
तो राइटर्स को फॉलो करने से पहले, डील करने से पहले जो इम्पोर्टेंट राइटिंग टेक्निक रही है किस पीरियड में, न्यू क्लासिकल इरा में, दैट वाज हीरोइक कपलेट। और हीरोइक कपलेट का मतलब क्या है? इट्स अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री, ऑल राइट, इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री, स्पेशली जो हीरोइक और एपिक पोइट्री होती है उसके अंदर हीरोइक कपलेट का ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैसे बना हुआ हीरोइक कपलेट से? आप सब जानते हो कि चौसर ने भी हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है, उसके बाद ड्राइडन ने भी यूज़ करा है, उसके बाद पोप ने भी यूज़ करा है, और आगे जाके रोमांटिक इरा में भी बहुत सारे राइटर्स ने हीरोइक कपलेट का यूज़ करा है, या प्री रोमांटिक्स में भी पोइट्स ने हीरोइक कपलेट का यूज़ करा है। तो अगर क्वेश्चन हीरोइक कपलेट से आता है कि हु मेड द सक्सेसफुल यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट, वहाँ पे चौसर भी है, ड्राइडन भी है और पोप भी है। यू शुड गो फॉर पोप, क्योंकि पोप ने हीरोइक कपलेट का मोस्ट सक्सेसफुल यूज़ करा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चौसर ने इंट्रोड्यूस करा था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में, ड्राइडन ने भी अपने बहुत सारे वर्क्स में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, बट इमेच्योर और अनसक्सेसफुल यूज़ था। सो एज फार एज द सक्सेसफुल यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट इज कंसर्न्ड, इट वॉज मेड बाय अलेक्जेंडर पोप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम राइटर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो 3 से 4 मेजर राइटर्स जो हमें न्यू क्लासिकल एज से कवर करने हैं, और वहाँ से आप ये मान के चलिए कि डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस तो न्यू क्लासिकल से बनते हैं। वो चाहे आप पीएससी की बात करें एक्सक्यूज मी, चाहे पीएससी की बात करें, आप चाहे नेट की बात करें, आप चाहे जेके सेट की बात करें, डिफरेंट स्टेट सेट्स की बात करें, पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, तो न्यू क्लासिकल एज से क्वेश्चन पक्का रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप की। अलेक्जेंडर पोप बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट हमारे पास न्यू क्लासिकल राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। उसके बाद हमारे पास जोसेफ एडिसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। जोसेफ एडिसन की बात करें, हम रिचर्ड स्टील की बात करें, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हम जॉन लॉक की बात करें, जॉन लॉक काफ़ी देर से ट्रेंड में नहीं है, बट स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं। बाकी माइनर राइटर्स में अगर आप टॉमस ग्रे की बात करें, विलियम कॉलिंस की बात करें, उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड की बात करें, टॉमसन की बात करें, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज की क्लास में आई विल ट्राई टू कवर अलेक्जेंडर पोप, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। अलेक्जेंडर पोप की अगर हम बात करें, तो अलेक्जेंडर पोप इज़ अ स्टॉन्च न्यू क्लासिकल राइटर, एंड एज फार एज द लाइफ स्पेन ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज कंसर्न्ड 1688 टू 1744, बहुत ईजी टू रिमेंबर है, तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर पोप का लाइफ स्पेन। हालांकि लाइफ स्पेन से क्वेश्चन बहुत कम रहता है, बट मेजर राइटर है, क्वेश्चन बन सकता है। अब अलेक्जेंडर पोप जो थे, ही वॉज मेनली नोन फॉर सटायर एंड डिस्कर्सिव पोइट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कर्सिव पोइट्री का मतलब क्या होता है? अ पोइट्री प्रेग्नेंट विथ लॉजिक, रीजन, डेकोरम एंड विट एंड इंटेलिजेंस एज वेल, ऑल राइट। तो सटायर के लिए इनको माना जाता है, ही वॉज अ फेमस सटायरिस्ट। बट क्वेश्चन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि न्यू क्लासिकल एज में सबसे हार्श सटायर किसने करी है, तो पोप ने नहीं करी है, वो जोनाथन स्विफ्ट ने करी है। तो राइट आंसर इज जोनाथन स्विफ्ट। बट अलेक्जेंडर पोप भी एक हार्श सटायरिस्ट थे, ऑल राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। ही वॉज कॉल्ड एज वास्प ऑफ ट्विंकनम। ट्विंकनम में ये पैदा हुए थे, इनको वास्प ऑफ ट्विंकनम कहा जाता था। वास्प, यू नो व्हाट डज इट मीन? जब वास्प काटती है किसी भी बॉडी के टिश्यू पे, तो देन हमें रियलाइज होता है कि कितना पेनफुल होता है वो। तो लाइकवाइज वाज पेनफुल द सटायर ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की जो सटायर थी वो इतनी हार्श होती थी कि जिस पे वो सटायर होती थी, आई मीन आप समझ गए ना मेरी बात, मेरे कहने का मतलब क्या है। दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड एज वास्प ऑफ ट्विंकनम, इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अलेक्जेंडर पोप जो थे, इनकी सटायर को मद्देनज़र रखते हुए
He was referred to as a malevolent monkey. He was compared with a mischievous monkey sitting on a window and pouring ladle full of boiling oil on passers by. वो इतनी हार्श सटायर करते थे कि उन्हें एक मंकी के साथ कंपेयर किया है, जो एक कहाँ पे बैठे हैं, विंडो पे, और वहाँ से लैडल फुल ऑफ बॉइलिंग ऑयल्स किस पे डाल रहे हैं, जो नीचे से इंसान गुजर रहे हैं, जो पासर्स बाय गुजर रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ हार्श सटायरिस्ट ही वॉज. ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आफ्टर विलियम शेक्सपियर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. आफ्टर विलियम शेक्सपियर, Pope was second most important writer. Pope was second most important writer in the Oxford Dictionary of Quotations. वो important रहेगा भाई. क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि किस डिक्शनरी के मुताबिक जो अलेक्जेंडर पोप थे वो सेकंड कोटेड राइटर थे, तो वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन के मुताबिक थे. फर्स्ट विलियम शेक्सपियर थे, हम सारे जानते हैं. बिफोर ड्वेलिंग इनटू द लिटरेरी करियर ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ही इज मेनली एसोसिएटेड विद अ कपल ऑफ फ्रेजेस जो एग्जाम में पूछे गए. फर्स्ट इज स्टॉर्म इन द कप. ये एज इट इज फ्रेज बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. नेक्स्ट इज डैम विद फेंट प्रेज. ऑलराइट, क्वेश्चन कैसे बना हुआ है स्टूडेंट्स की स्टॉर्म इन द कप किस वर्क के अंदर मेंशन है. तो स्टॉर्म इन द कप इज मेंशन्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन द रेप ऑफ द लॉक, एंड डैम विद फेंट प्रेजेस इन द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट. इंपॉर्टेंट रहेगा एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट. ये क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से बने हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. इसके बाद अगर हम लिटरेरी करियर की बात करें तो एटलीस्ट जो हमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से लिटरेरी करियर को रिमेंबर करना है, रिटेन करना, पॉलिश करना है, तो जितने भी मेजर वर्क्स हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट फॉर्म में है या पोइटिक फॉर्म में या वर्स फॉर्म में या एसेज के अंदर है, उनकी क्रोनोलॉजी हमें मालूम होनी चाहिए अलेक्जेंडर पोप के केस में. राइट. हाँ, अभी जेके सेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर कि अलेक्जेंडर पोप ने होमर के किस वर्क को ट्रांसलेट किया है. सो पोप ट्रांसलेटेड द होमर्स ओडिसी. ऑलराइट, होमर की ओडिसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया था. अब लिटरेरी करियर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा क्रोनोलॉजी, इंपॉर्टेंट रहेगी वर्क्स की. तो एज फार एज द लिटरेरी करियर ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज कंसर्न्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स मेजर है उनकी बात करेंगे. फर्स्ट इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एसे नहीं है, इट्स अ पोम. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको. 1711 इसकी पब्लिकेशन डेट है, इंपॉर्टेंट रहेगा. एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, बट एसे इन क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. तो इन और ऑन में डिफरेंस को मद्देनजर रखना है. ये एक बहुत सटल नुआंस है, इसको इंपॉर्टेंटली दिमाग में पॉलिश करना है आपने. नेक्स्ट इज द रेप ऑफ द लॉक. बिगिनिंग से क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं. द रेप ऑफ द लॉक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मॉक हीरोइक नैरेटिव है. अब रेप ऑफ लॉक की पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. इट वॉज पब्लिश्ड थराइस. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1712, then 1714, and for the last time it was published in 1717. So it's thrice published. 1712 के अंदर it was published in 2 cantos. 14 के अंदर it was published in 5 cantos. Important रहेगा. But 1717 की publication से question बना हुआ है. 1717 की publication के अंदर a character was introduced by Alexander Pope, and the name of that character was Clarissa. And Clarissa is known for her humorous speech in Alexander Pope, and she was the character. I mean, Clarissa was the character who provided the Caesar to Baron, the Peter, जिससे उसने ब्लिंडा के लॉक को कट किया था. पता रहना चाहिए आपको. टोटल नंबर ऑफ कैंटोज की बात करें तो 5 हैं.
ऑल राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट वर्क इज माइनर रहेगा बट इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी में. एलेजी रिटन ऑन in the memory of unfortunate lady. Publication date इसकी 1717 है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी में वर्क जो रहेगा दैट इज द डनशियार्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डनशियार्ड जो है इट वाज पब्लिश्ड 4 times, 1728, 1729, 1740 एंड 1742. इंपॉर्टेंट रहेगा. 1728, 29, 1742 एंड 1743. सो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डनशियार्ड कितनी बार पब्लिश है, तो 4 बार पब्लिश्ड है. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 28, 29, 1742 एंड 1743. लास्ट डेट और बिगिनिंग की डेट इंपॉर्टेंट रहेगी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द एसे ऑन मैन. इंपॉर्टेंट रहेगा. द एसे ऑन मैन 1734 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, इट्स इन 1734. इंपॉर्टेंट रहेगा इट, राइट. उसके बाद 1 मिनट दे दें मेरे को स्टूडेंट्स. उसके बाद एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट की बात करेंगे क्रोनोलॉजी में. एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट इट वाज पब्लिश्ड इन 1735. तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, उसके बाद रेप ऑफ द लॉक है, देन एन एलिजी रिटन इन द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी, उसके बाद डनशियार्ड है, उसके बाद एसे ऑन मैन है, और उसके बाद हमारा एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट है. इंपॉर्टेंट रहेगी क्रोनोलॉजी. सिंगुलर और सिंगल डेट्स को भी याद रखना है. फॉर एग्जांपल जैसे डेट्स हमारी रेप ऑफ द लॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब हम बात करेंगे एसे ऑन क्रिटिसिज्म की. एसे ऑन क्रिटिसिज्म, सो इट्स अ पोम एंड इट्स अ मेजर लिटरेरी वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप. पब्लिकेशन डेट बहुत बारी एग्जाम में आई हुई है, 1711 है. दिस वर्क इज मेनली नोन फॉर सम ऑफ द मोस्ट फेमस कोटेशंस. बिफोर ड्वेलिंग डीप इनटू कोटेशंस, दिस वर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर हम कोटेशंस की बात करें तो फेमस कोटेशन क्या है? अ लिटिल लर्निंग. ये वाली कोटेशन जो है गाइस वो ऐसे इन क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में, इन मैथ्यू आर्नोल्ड के केस में, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. ड्रिंक डीप नॉर टच द पायरन स्प्रिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर टच द पायरन स्प्रिंग इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट इज टू एयर इज ह्यूमन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू एयर इज ह्यूमन. टू फॉरगिव इज डिवाइन. नेचर नहीं है भाई. यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक करने के लिए बोला है, तो मुझे याद है अभी ठीक ठाक तरीके से. टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज, ये खाली ब्लैंक थी. नेचर भी था, डिवाइन भी था, एस्ट्रोलॉजी भी था, और बहुत कुछ ऑप्शंस थे, तो डिवाइन है. इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. दैट इज फूल्स रश इन वेयर. फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड. ऑल राइट. तो यहाँ से इन्फ्लुएंस होके E.M. फॉस्टर, इंपॉर्टेंट मॉडर्न राइटर हैं, उन्होंने अपने एक नॉवल का टाइटल लिया है वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड. वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड इंपॉर्टेंट रहेगा. ऑल राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है यहाँ से, उसको डील करने से पहले, अलेक्जेंडर पोप हैज रिटन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एज एन imitation of Horatian satire.
इम्पॉर्टेंट रहेगा भैया कि जुवेनिलियन स्टायर को इमिटेट करा है या हॉरेशियन को करा है तो हॉरेशियन को करा है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अ कपल ऑफ और कोटेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से। बेसिकली दिस वर्क डील्स विद क्रिटिसिज्म, और इस वर्क के अंदर पोप क्या कहते हैं कि पोएट्स को क्लिशेड राइम्स जो हैं, जो बार बार राइम्स यूज़ की जाती हैं, रेपिटेशन ऑफ राइम्स को निगलेक्ट करना चाहिए। मैं मोर इम्पॉर्टेंटली आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पोप डिलिनिएट्स कॉमन फॉल्ट्स ऑफ पोएट्स, एग्जाम्पल सेटिंग फॉर इजी एंड क्लिशेड राइम्स। पोप कहते हैं कि क्लिशेड राइम्स को शन करना है और इजी सेटिंग्स को शन करना है। इसमें इस तरीके का क्रिटिसिज्म किया है, राइट। और यहाँ पे मैंने आपसे पहले बात करी है कि इमिटेशन ऑफ एंशिएंट्स वाज अ स्टैंडर्ड फॉर न्यू क्लासिकल पोएट्स। तो किस किस को यहाँ पे इमिटेट कर रहा है? वर्जिल की बात करी यहाँ पे, होमर की बात करी यहाँ पे, सिज़ेरो की बात यहाँ पे करी है, अरिस्टोटल की बात यहाँ पे करी है, उसके बाद होरेस की बात करी है, जैसे कि मैंने आपको होरेशियन स्टायर की बात करी, और लोंजाइनस की बात यहाँ पे करी। इन क्लासिकल राइटर्स को यहाँ पे मेंशन करा है। अब दो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म से आती हैं, 1711 पब्लिकेशन डेट है, भूलना नहीं है। दैट इज इमिटेशन ऑफ एंशिएंट इज अल्टीमेट स्टैंडर्ड फॉर टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इमिटेशन ऑफ एंशिएंट्स इज अल्टीमेट स्टैंडर्ड फॉर टेस्ट। ये न्यू क्लासिकल्स बात करते हैं, एंशिएंट्स को इमिटेट करना है। नेक्स्ट इज ट्रू इज इन राइटिंग, ट्रू इज इन राइटिंग comes from art, not by chance। important रहेगा ये कोट भी। all right, not by chance, as those who move easiest, as दो complete करेंगे, as those who move easiest who have learnt the dance, who have learnt the dance। इंपॉर्टेंट कोट रहेगा ऐसे इन क्रिटिसिज्म के अंदर ये कोट से। और यहाँ पे ही पोप कहते हैं कि पोएट्स आर मेड नॉट बॉर्न, पोएट्स आर मेड नॉट बॉर्न, पोएट्स आर मेड not born। It's an important statement mentioned by Alexander Pope in his poem Essay on Criticism। Later on guys क्वेश्चन ये बना हुआ है कि Essay on Criticism को किसने क्रिटिसाइज किया था? So it was criticized by John Dennis। important critique रहेंगे ये, जॉन डेनिस ने इसको क्रिटिसाइज किया है। और जॉन डेनिस जो थे, he was once again appeared in Alexander Pope's The Dunciad। ऑलराइट, डेंशियार्ड में इसका रीअपियरेंस हुआ है, किसका? जॉन डेनिस का। ओके, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम रेप ऑफ द लॉक की। बट इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डील विद रेप ऑफ द लॉक विद यू। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रही इसकी, जो टाइम पीरियड है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, मेजर राइटर्स इंपॉर्टेंट है, हीरोइक कपलेट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, how neoclassical age was a reaction against restoration Elizabethan era। Elizabethan era और restoration era के against ये reaction कैसे था, important रहेगा। logic, reason, decorum, wit को कैसे justify करा है, imitation of ancients को कैसे justify करा neoclassicals ने। उसके बाद how it was a reaction against sentimentalism, emotionalism, extravagance, eccentricity, so on and so forth। पोप इंपॉर्टेंट रहेगा, जॉनसन इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्विफ्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील इंपॉर्टेंट रहेंगे। जॉन लॉक का टैबुला रैसा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ के जाना है। सो आई होप गाइज आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम थ्रोइंग अ बैच, मैं एक बैच को पढ़ा रहा हूँ JKPSC के लिए।
तो अगर आप ईगर हैं तो यू कैन जॉइन माई बैच एनी टाइम. Thank you so much. Bye bye. Take care and thank you so much.